मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं आईएमई गाजियाबाद 27 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन और बैंक ऑफ इंडिया रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां भी होंगी, फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं नजर। एनआईए की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े ठिकानों पर देश भर में छापेमारी। टेरर फंडिंग और कैंप्स चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने मारा छापा। तमिलनाडु, तेलंगाना सहित 11 राज्यों में चल रही है छापेमारी। पीएफआई के शीर्ष नेताओं सहित 100 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में होगी सुनवाई शुरू। अदालत में आज शुरू होगा ट्रायल। मुस्लिम पक्ष ने मांगा 8 सप्ताह का समय। 12 सितंबर को अदालत ने मामले की सुनवाई करने का सुनाया था फैसला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुवाहाटी के दौरे पर। लोक मंथन 2022 कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, देश में संवाद केवल प्रसारण नहीं बल्कि समाज तक सकारात्मक खबरें पहुंचाना है। असम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। महाराष्ट्र के बारामती के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भाजपा कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए जुटने का किया आह्वान। कहा, केंद्रीय योजनाओं के खिलाफ अफवाहों को करें दूर। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। कल हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा, हिजाब धार्मिक परंपरा हो सकती है पर यह अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार 0.75% बढ़ाई ब्याज दर। फेडरल रिजर्व प्रमुख जेरोम पॉवेल ने वृद्धि को बताया उचित। अमेरिका में महंगाई दर बनी हुई है उच्चतम स्तर पर। डॉलर मजबूत होने से भारत में रुपए पर दबाव बढ़ा। शुरुआती कारोबार में 80.28 के स्तर पर पहुंचा। हेडलाइंस के बाद में सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। खबर पीएफआई से जुड़ी हुई। एनआईए की रेड्स की बात करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप्स चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में हिरासत में लिया है। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने कोलकाता में पीएफआई नेता एसके मोहंती के तिलजला स्थित आवास पर छापेमारी की। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके आधार पर जांच एजेंसी आज मैसिव क्रैकडाउन कर रही है। 11 राज्यों में ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 106 लोगों को हिरासत में लिया है। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की टेरर गतिविधियों और ट्रेनिंग को लेकर, इसके फंडिंग को लेकर, लोगों के संगठन से जोड़ने को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी ने सबसे ज्यादा केरल में 22 लोगों को हिरासत में लिया है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में 20, आंध्र प्रदेश में 5, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, तमिलनाडु से 10, उत्तर प्रदेश से 8 और राजस्थान से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग और गाजीपुर से पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा लखनऊ के इंदिरा नगर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ असम पुलिस ने भी प्रदेश में पीएफआई से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।
तमिलनाडु के मदुरै, थेनी समेत कई जिलों में भी छापेमारी की गई है। देर रात शुरू हुई ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि पीएफआई से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के बाद बेंगलुरु और मंगलुरु में एसडीपीआई और पीएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले 18 सितंबर को एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 23 जगहों पर रेड मारी थी। ये छापेमारी भी कराटे प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का ट्रेनिंग कैंप चलाए जाने के मामले में की गई थी। एनआईए ने निजामाबाद, कुरनूल, गुंटूर और नेल्लोर जिलों में रेड की थी। सूत्रों की माने तो एनआईए ने उन्हीं स्थानों पर रेड की जहां से आतंकी गतिविधियों के संचालन की जानकारी मिली थी। और पीएफआई के खिलाफ एनआईए की इस छापेमारी के दौरान एनआईए के दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। छापेमारी की कार्रवाई के बाद दिल्ली में एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहां पर भी पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि एनआईए की जो छापेमारी हुई है उसमें दिल्ली में भी 2-3 लोकेशन है जहाँ पर एनआईए की जो टीम है वो पहुँची थी, जिसमें शाहीन बाग है और इसके अलावा जो गाजीपुर मंडी है उस पर वहाँ पर भी एनआईए की जो टीम है वो पहुँची थी और वहाँ छापेमारी की कार्रवाई की। उसी के बाद अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली पुलिस को बढ़ाया गया है और ये मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा है वो एनआईए का हेडक्वार्टर है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो और इसके अलावा जो पीएफआई संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि छापेमारी की कार्रवाई के समय यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो तैनात की गई है ताकि एनआईए हेडक्वार्टर के सामने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश भर में टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के ठिकानों पर हुई कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की है। इस बैठक में एनएसए, गृह सचिव, एनआईए डीजी सहित अधिकारियों ने भाग लिया है। गौरतलब है कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त टीम ने 11 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा है, जिसके बाद ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। और ये अपने आप में आज एक बड़ा कार्रवाई कहा जा सकती है अपने आप में एनआईए और इसके अलावा ईडी के लिहाज से, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और उसको लेकर दिल्ली में भी अहम बैठकें शुरू हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव के अलावा तमाम बड़े आला अधिकारी, एनआईए के डीजी भी मौजूद है। लेकिन पीएफआई है क्या और किस तरीके से ये काम करता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसको लेकर कई प्रकार के सवाल हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण, आइए आपको कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है पीएफआई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक संगठन के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से ये लगातार अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा है। 2000 में इसकी स्थापना नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। उसके बाद से ये अपनी गतिविधियों को लगातार संचालित कर रहा है। एसडीपीआई इस संगठन की राजनीतिक शाखा है और यानी कि राजनीतिक काम करने के लिए एसडीपीआई को एक तरीके से पीएफआई ने अधिकृत किया हुआ है। पीएफआई और एसडीपीआई की गतिविधियां तमाम केंद्रीय एजेंसियों के रडार पे रही हैं, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियां हैं और इसी वजह से आज की छापेमारी को भी देखा जा रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को एक मामले में बताया हुआ है कि पीएफआई को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जो तमाम कोशिशें होती हैं उस पे काम लगातार जारी है। तो इस तरीके से ये पीएफआई का हमने जिक्र किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या है पीएफआई पे आरोप, अभी तक आज या आज से पहले जो तमाम मसले रहे उसको लेकर क्या कुछ आरोप लगे उसका जिक्र भी हम कर लेते हैं। पीएफआई पर खासतौर से कई राज्यों में दंगा कराने और माहौल को खराब करने का आरोप लगा, यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का भी आरोप लगातार पीएफआई पे लगता रहा। खासकर सीएए, एनआरसी के खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन हो रहे तो उस पूरे प्रदर्शन को फंडिंग करने, हवा देने और लोगों को उकसाने के काम लगातार किए गए। पीएफआई के माध्यम से ये आरोप लगातार पीएफआई पे लगते रहे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों की अगर बात किया तो वहां पे दंगा कराने का भी
इस पे कई आरोप लगा है। लगातार तमाम अन्य राज्यों के लिहाज से अगर बात की जाए तो उस लिहाज से भी ये आरोप लगते रहे। लव जिहाद के मामले में भी एनआईए के रडार पर पीएफआई लगातार बना हुआ कि इस प्रकार की कोशिशें भी वो देश के अंदर अलग अलग राज्यों में करता रहता है। देश के खिलाफ साजिश के लिए मिशन 2047 का खुलासा हुआ बीते दिनों बिहार के, जो हमने देखा जब वहां पे एनआईए की रेड हुई तो उसके बाद में मिशन 2047 तक भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने से जुड़े हुए तमाम प्रकार के ऐसे दस्तावेज मिले थे जो प्रतिबंधित थे, यानी देश के खिलाफ एक प्रकार से साजिश की बात साफ तौर पर निकल के आई थी। सिमी के प्रतिबंधित होने के बाद से सिमी की विचारधारा से यह प्रभावित पूरी तरीके से नजर आ रहा है और उसी प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश है। विदेशी फंडिंग की बात निकल के आई है। अभी तक तमाम आरोपों में कई खाते सील किए गए हैं और लगातार इसकी जांच भी जारी है। तो अपने आप में कई ऐसे गंभीर आरोप हैं पीएफआई पे जिसको लेकर वो सवालों के घेरे में लगा बना हुआ है। और किस प्रकार के वारदातों में अभी तक बड़े तौर पे नाम निकल के आया है। दिल्ली में जब दंगे हुए थे उसमें नाम निकल के आया था, यूपी के कई शहरों में दंगे हुए उसमें पीएफआई का नाम निकल के आया था, उदयपुर में कन्हैयालाल का जो हत्याकांड का पूरा मामला था उसके तार भी पीएफआई से जुड़ते हुए नजर आए थे। इसको लेकर भी बात सामने आई थी। बिहार के बेगूसराय में जो गोलीकांड हुआ उसको भी पीएफआई से जोड़कर देखा गया। तमाम प्रकार की जांच उसकी भी चल रही है। कर्नाटक में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के पीछे भी इस प्रकार के बातें निकल के आई कि पीएफआई इसके पीछे था। जो हिजाब पूरा विवाद का जो पूरा मामला हुआ उसको भी हवा देने का काम कहीं ना कहीं पीएफआई ने किया। तो इसको लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि इस प्रकार से काम हो रहे हैं। कर्नाटक के उत्तरी कन्नूर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप भी लग चुका है। ये अपने आप में बहुत गंभीर था कि किस तरीके से ये काम अपने आप में पीएफआई के माध्यम से किए जा रहे थे। पीएफआई पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है जिसकी जांच लगातार चल रही है कि आखिर इनको फंडिंग कहां से हो रही है, पैसा कहां से आ रहा है। केरल सरकार ने 2014 में केरल के हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया तो उसके आधार पर यह बात आई थी कि 27 राजनीतिक हत्याओं का एक तरीके से पीएफआई कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इसके अलावा कई प्रकार की सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर भी, जिसमें 2014 का हम जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त वहां पे केरल सरकार ने हाईकोर्ट में इस बात का जिक्र किया था हलफनामे में कि 106 से ज्यादा सांप्रदायिक घटनाओं में कहीं ना कहीं इसका हाथ रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है, बताता है कि किस तरह से पीएफआई लगातार सवालों के घेरे में है। तमाम ऐसी गतिविधियां जो राष्ट्र विरोधी कही जा सकती हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में लगातार बना हुआ। लेकिन इस वक्त इस प्रकार की स्थिति के बीच में जो छापेमारी चल रही है उसके आखिर क्या मायने, उस पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नीरज सिंह दिल्ली से हैं, आदित्य श्रीवास्तव भोपाल से हैं, आयशा खाना बेंगलुरु से हैं और तीनों सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले रुख आपका ही करेंगे क्योंकि दिल्ली में भी छापेमारी हुई है, उसको लेकर हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई है। किस तरीके से ये छापेमारी आगे बढ़ी है और कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है और क्या बात निकल के आ रही है, क्योंकि ये आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। नीरज, देखिए, बिल्कुल 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिए जाने की जो खबर है आरेंद्र, वो अभी भी आ रही है। दिल्ली में भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है और पीएफआई का दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है शाहीन बाग में, वहाँ पर भी एनआईए की टीम पहुँची है और जो हमें जानकारी मिली है कि उनके दफ्तर को सील किया गया है और वहाँ से कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बरामद किए हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि देश भर में जिस तरीके से पूरे पैन इंडिया में एनआईए के छापेमारी की कार्रवाई हुई है उसमें ज़्यादातर जो पीएफआई संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, खासतौर से स्टेट पदाधिकारी हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बड़े पैमाने पर इस संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है इसकी जो राजनीतिक, अगर हम विंग की बात करें एसडीपीआई, उसके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं। आपने देखा होगा कि जब उसके फेसबुक पेज पर आप जाएंगे तो उन्होंने राम मंदिर का जिस तरीके से विरोध किया है और ये कहा है कि इस मंदिर को समय आने पर ढहा दिया जाएगा और उसके बाद फिर मस्जिद बनाई जाएगी। बेंगलुरु में जो हिंसा हुई थी उसमें एसडीपीआई का जो नाम है वो निकलकर सामने आया था जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था कि बड़े पैमाने पर इनके सदस्यों ने हिंसा फैलाई। ये निश्चित तौर पर अब ये सिद्ध हो गया है कि पीएफआई और उससे जुड़े जो संगठन हैं वो देश के अंदर गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को आतंकवादी विचारधारा है उसकी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और जो ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, खासतौर से कराटे प्रशिक्षक ट्रेनिंग कैंप, वहां पर उन युवाओं को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा था कि ताकि आतंकवादी गतिविधियों में उनको समय आने पर शामिल किया जा सके। तो ये तमाम सबूत एनआईए और ईडी के पास है, उसी के बाद ये छापेमारी की। बिल्कुल नीरज, आप रहिए हमारे साथ में, हम कर्नाटक का रुख करते हैं। आयशा हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रही है। आयशा,
कि अगर पीएफआई के लिहाज से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इनका प्रभाव, या कहा जाए लोगों को एक तरीके से अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश है केरल समेत कर्नाटक और दक्षिण के राज्यों को लेकर है। आज अभी की छापेमारी में क्या कुछ बातें बड़ी निकल के आई हैं, क्योंकि कर्नाटक में भी इस बात की उठ चुकी है आवाज़ कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए राज्य में। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पीएफआई का बेस जो है वो दक्षिण भारत में ही शुरू हुआ था और केरल के कोझिकोड से वो अपना संगठन जो है मजबूत करते हुए अब दिल्ली की तरफ उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया है। तो जाहिर है अब जब से पीएफआई केरल में सक्रिय रहा है तो दक्षिण भारत के कई राज्यों में उसका असर फैलता गया, उसका संगठन बढ़ता गया और इस वक्त जो रेड्स हैं वो तेलंगाना, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक में चल रहे हैं। तो फिलहाल कर्नाटक पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। कर्नाटक पुलिस जो जांच कर रही थी अभी तक, प्रवीण नेट्टारू जो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, तो उनकी हत्या के सिलसिले में जो सरकार जांच कर रही थी, कर्नाटक पुलिस जांच कर रही थी और उसके बाद ये पूरा मामला जो है एनआईए को सौंप दिया गया। उसके बाद ही कई ऐसे लिंक मिले, कई ऐसे तार मिले जो एनआईए की गतिविधियों को एक के साथ एक जोड़ते गए और उसके बाद ही ये रेड्स जो है पूरे दक्षिण भारत से होते हुए पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। तो फिलहाल बेंगलुरु में करीब 7-8 जगहों पर रेड हुई है और बेंगलुरु में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कर्नाटक के पूरे हिस्सों में लगभग 14 स्थानों पर इस वक्त रेड चल रही है और कई दस्तावेज और कई डिजिटल एविडेंस जो है पुलिस के पास है और पुलिस इन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, आशा आप रहिए हमारे साथ में। हम रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव भी हमारे साथ में भोपाल से जुड़े हुए। आदित्य, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सिमी के एक बड़े गढ़ के तौर पर देखा जाता था, या उस प्रकार की जो पूरी विचारधारा है उसका प्रश्रय हमने मध्य प्रदेश में देखा है और सिमी की विचारधारा से पीएफआई और एसडीपीआई को कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा गया है। किस तरीके की आज की इस रेड में अभी तक की जानकारी निकल के आई है, क्या कुछ खास मिला है? चार हिरासत में लिए गए हैं अब तक। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, 3 लोग इंदौर में, जो प्रदेश अध्यक्ष था पीएफआई का अब्दुल करीम बेकरी वाला, वो इसका प्रमुख था, मध्य प्रदेश में लीड कर रहा था, उसको हिरासत में लिया गया है। एक अब्दुल जावेद है, उसको हिरासत में लिया गया है। उसके साथ 2 और अन्य लोग हैं जो मध्य प्रदेश से हिरासत में लिए गए, 3 इंदौर से और 1 इंदौर से। लेकिन इंदौर का 3 इंदौर से, 1 उज्जैन से। और लेकिन इंदौर का जो दफ्तर है, इंदौर का जो पीएफआई का दफ्तर था, उसके पास में एक जिम भी है। खेल गतिविधियों में भी लगातार इन्वॉल्व होने की कोशिश धीरे धीरे कर रहा था पीएफआई। और कराटे के प्रशिक्षण की बात की जाए, जिम्स के द्वारा अगर बात की जाए तो युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा था। लिहाजा उस दफ्तर के पास में जो जिम है उसके संचालक से भी एनआईए ने पूछताछ की है। यह खबर निकलकर अभी और आ रही है हमारे पास में। और जो वहां का ट्रेनर है उससे भी पूछा है कि किस तरह की गतिविधियां, जो उसके बिल्कुल बगल में एक दफ्तर चल रहा था पीएफआई का, उस पीएफआई के दफ्तर में जो लोग बैठते थे वो क्या करते थे, उनसे उनका क्या कनेक्शन था। मोबाइल चेक किए गए, मोबाइल में जो डेटा है, उसके अलावा जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो भी उस जिम संचालक के और जिम ट्रेनर के चेक किए गए हैं एनआईए के द्वारा। इसके अलावा जो आपने बिल्कुल सही कहा आरेंद्र, की सिमी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसको एनआईए ने और एटीएस ने ध्वस्त किया है मध्य प्रदेश में, और उसी के जो लोग थे वही धीरे धीरे पीएफआई के साथ जुड़ रहे थे। और उन लोगों के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में जो सीमावर्ती इलाके हैं, मध्य प्रदेश के जो खासतौर से सीमावर्ती जो जिले हैं, वहां से भी उसको विस्तारित करने की पूरी एक कार्य योजना बन रही थी। लिहाजा उसके इनपुट्स लगातार राज्य सरकार को इंटेलिजेंस के थ्रू भी मिल रहे थे। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ये कहा था, चूंकि 1 साल पहले भी आरेंद्र पीएफआई के लिए पहली कार्रवाई जब हुई थी, इंदौर कलेक्टर ने की थी, जब चूड़ीवाला कांड के दौरान भी कई सबूत ऐसे मिले थे जो पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट उसमें था, उस पर कार्रवाई हुई थी। इससे पहले खरगोन में जब सांप्रदायिक तनाव हुआ उसमें भी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट मिली थी कि पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट है। इससे पहले जब राम मंदिर को लेकर धन शोधन का मामला चल रहा था, उस वक्त भी जहां जहां वो यात्रा चल रही थी वहां पे असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे इंटेलिजेंस लगातार मिल रहे थे। लिहाजा उस पीएफआई के नेटवर्क को तोड़ने में आज की ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी। आरेंद्र, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम लखनऊ का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रामेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से पीएफआई के इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो हमने देखा कि एनआरसी सीए के विरोध प्रदर्शन के समय कैसे फंडिंग की गई और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। लखनऊ में दंगे को लेकर, कानपुर में दंगे को लेकर पीएफआई का नाम साफ तौर पे निकल के आया था। आज की जो रेड है, अभी तक क्या कुछ बड़ी बातें निकल के आई हैं, क्या कुछ जानकारी निकल के आ पा रही है? रामेंद्र,
देखिए, परवेज को जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली से जिसको गिरफ्तारी की गई, परवेज वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करता था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऐसा हिस्सा है जहां मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है, मदरसे ज़्यादा हैं और वहां से लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सकता था। और लखनऊ के इंदिरा नगर से भी 2 लोगों को उठाया गया है, उसमें एक वसीम का नाम आ रहा है, पहले भी उनको उठाया गया था, NIA ने उनको उठाया है, पूछताछ की जा रही है। इस तरीके से कई जगहों पर रेड मारी गई है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि लगातार ये दबाव बन रहा था सरकार पर कि PFI को बैन क्यों नहीं किया जा रहा। सिमी को बैन किया गया तो PFI शुरू हो गई। तो ये बैन करना उद्देश्य नहीं था। ये जो टेरर मॉड्यूल है कि किस तरीके से कहाँ लोग हैं और कैसे राष्ट्र के विरोध में काम कर रहे हैं, उनको कैसे चिन्हित किया जाए, उनको कैसे कानून के दायरे में लाया जाए, उस लिहाज से ये छापेमारी बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में इसलिए भी महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में जिसकी बात आप कर रहे थे, कई धरना प्रदर्शनों में PFI ने जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सादारी की थी, वो सबके सामने है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से छापेमारी महत्वपूर्ण है और देश के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि ये देश को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, देश तोड़ने वालों को कैसे गिरफ्तारी की जाए, ये महत्वपूर्ण है। आर्यन, बिल्कुल। और हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का भी। हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी कई जगहों पे छापेमारी हुई। हमने महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके थे, मुंबई समेत या उसके आउटस्कर्ट के साथ साथ, जहाँ पे PFI की मौजूदगी लगातार जानकारी मिलती रही है। योगेश, क्या कुछ महाराष्ट्र से जानकारी अभी तक इस पूरी बड़ी मैसिव रेड को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र में कई जगह छापेमारी हुई, इवन की तड़के ही छापेमारी की है। यहाँ की जो ATS है उसने छापेमारी की है, क्योंकि अलग अलग एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेटेड रेड्स जो है वो कैरी आउट किए गए विभिन्न राज्यों में। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नासिक, कोल्हापुर, इसके अलावा परभनी, बीड और मुंबई, नवी मुंबई जो कि मुख्य शहर यहाँ पे माने जाते हैं, वहाँ पे जबरदस्त छापेमारी हुई है। 20 लोगों को, संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ UAPA और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न थानाओं के तहत मामले भी दर्ज किए गए हैं। रेड्स जो है, क्योंकि अभी मैं आपको हालिया बता दूं तो हालिया में भी ATS ने कुछ कार्रवाई इस तरीके से की थी। औरंगाबाद में कुछ इस तरह की कार्रवाई की गई थी। जो आज कोऑर्डिनेटेड जो रेड्स की गई है उसके बारे में अभी महाराष्ट्र की ATS की तरफ से यही कहा गया है, जो कि अनऑफिशियल है ऑब्वियसली, कि जो रेड्स हैं वो NIA के रेड्स के पैरेलल किया गया है। लेकिन जो कोऑर्डिनेटेड जिस तरीके से छापेमारी की जा रही है, जिस तरीके से नासिक में एक मौलाना गफूर को जो है उसको गिरफ्तार भी किया गया है, वो वहाँ का PFI का बड़ा जो है वो नेता वो बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी की बात अभी सीधे नहीं सामने आ रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से माना जा रहा है कि शाम तक हो सकता है कि आधिकारिक रूप से क्लियर हो जाए कि कहां से कितनी गिरफ्तारियां हुई, किनको हिरासत में लिया गया और उनको कब न्यायालय में पेश करके उनकी क्या कस्टडी होगी। तो वो सब फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। आदित्य आपका, रामेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आयशा हमारे साथ जुड़ी थी, नीरज हमारे साथ जुड़े थे, आप सबका बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे मिड डे प्राइम में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में रुख करते हैं इस वक्त की कुछ और ताज़ा तरीन खबरों की ओर। महाराष्ट्र ATS ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ATS द्वारा आज औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर, बीड, पलभरी, नांदेड़, जलगांव, जालना, मालेगांव, नवी मुंबई, ठाणे और मुंबई में छापेमारी की गई। सभी आरोपियों को IPC की धारा 121A, 153A, 109 और UAPA RWS 120B की धारा 13(1)B के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस बीच ATS ने मालेगांव में PFI के नासिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौलाना सैफुर रहमान को भी हिरासत में लिया है। और नजर डालते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को जो एक उनको सांस्कृतिक विरासत के तौर पे घोषित किया है, उसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में यूनेस्को में दुर्गा पूजा को नामांकित कराया था। आज हम सबको खुशी है कि भारतीय संस्कृति और विरासत की प्रतीक दुर्गा पूजा को दुनिया की सम्मानित संस्थान ने सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। दुर्गा पूजा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं। मीनाक्षी जी, एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को समझना चाहेंगे, किस तरीके से आपने ये उपलब्धि हासिल की?
मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार दुर्गा पूजा को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के लिए भेजा गया था और उन्होंने हमेशा हमको सिखाया कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए। दुर्गा पूजा के केस के अंदर वो डॉजियर 2019 में गया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसके बाद उसको वापस भेजा गया और उसमें उन्होंने 2 चीज़ों के ऊपर और उस पर क्लैरिफिकेशन मांगी। 1 महीने से कम का समय था, तो हमारे ही अफसरों ने बैठकर उसको क्लैरिफाई किया, उसके सारे कागजात तैयार किए और उसको बनाकर भेजा। और ये सब होने के बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके प्रचार प्रसार का काम और दुनिया भर से भारत के पक्ष में और इस केस में दुर्गा पूजा के पक्ष में वोट बटोरने का काम वो विदेश मंत्रालय करता है। तो जो भी किया गया और नतीजा है कि जब पूरी सरकार एक होकर काम करती है तो बेहतर नतीजे आते हैं और दुर्गा पूजा का जो मान्यता है, जो इंस्क्रिप्शन है, वो उसका एक नतीजा है। वहाँ पर जो आर्टिजन्स हैं उनके लिए अब आगे के क्या प्रयास हैं, जैसे कि आपने बताया, तो उस आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अभी जो है वो हम 30 आर्टिजन्स को रिकग्निशन दे रहे हैं और भारत के जो बाकी मंत्रालय हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री खास तौर पे, उससे जुड़े हुए बैंक्स हैं, अन्य हैं, वो जो मुद्रा लोन, अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इंश्योरेंस वगैरह, उस पर वो रिकग्नाइज कारीगर हैं, उनको वो सब भी उपलब्ध होगा। उस क्रेडिट लेने की भी बात हो गई है क्या कहेंगे ऐसे में? मैं अटल जी की पंक्ति कोट करना चाहती हूँ, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो ये तेरा वो मेरा, ये कुछ विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ विषय राजनीति से बाहर हैं और जो विषय राजनीति से बाहर हैं उन्हें राजनीति से बाहर ही रखना चाहिए। आज एकजुट होकर दुर्गा पूजा मनाने का विषय है कि संस्कृति देश की होती है, किसी प्रदेश या किसी समुदाय की नहीं, और हमको इस संस्कृति के मामले में मिलजुल कर इसका उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। कैमरामैन कुलदीप के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद में मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी और अन्य मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंडेकर के बताया है कि सर संघचालक समाज में सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलते रहते हैं। यह एक सतत सामान्य संवाद प्रक्रिया का हिस्सा है। अब फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है। कल हुई सुनवाई के दौरान कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब धार्मिक परंपरा हो सकती है, पर यह अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, जैसे कि फ्रांस और तुर्की में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने पर पाबंदी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इब्सा की त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की 10वीं बैठक की मेजबानी की। विदेश मंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान इब्सा प्रक्रिया की समीक्षा की गई और इसकी गतिविधियों को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों सहित दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की सराहना भी की गई।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के इतर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रखा। डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्विलिंग-वर्ली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रोडमैप 2030 को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने साझेदारी को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की है। वहीं इंडो पैसिफिक, यूक्रेन और यूएनएससी मामलों सहित अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई। जयशंकर ने यूके में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण के बारे में अपनी चिंताओं भी साझा की। इस संबंध में जेम्स क्विलिंग-वर्ली के आश्वासन का विदेश मंत्री ने स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बोलीविया के विदेश मंत्री रोगेटियो माइटा से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत बोलीविया विकास साझेदारी और आर्थिक संबंधों के विस्तार से बारे में बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नॉर्वे की अपनी समकक्ष एनिकेन व्हाइटफेल्ड से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जारी सहयोग की सराहना की। दोनों नेताओं के बीच नॉर्डिक साझेदारी, अफगानिस्तान, यूक्रेन और जलवायु पर कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। यूएनजीए के तीसरे दिन डॉक्टर एस जयशंकर ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री उमसाम रिंगरालू से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कहा कि दूतावास खुलने के बाद द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही यूक्रेन से संबंधित घटनाक्रम भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। और खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश का कहर एक और परिवार पर टूटा है। इटावा में भारी बारिश की वजह से एक दीवार गिरने से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और एक बच्चा घायल भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चंद्रपुरा में बरसात के चलते इन बच्चों की दीवार गिरने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं मृतक बच्चों का भाई और उनकी 75 वर्षीय दादी हादसे में घायल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद इटावा के दीवार गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर जाकर राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने और घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था हेतु निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिजनों को आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। महाराज जी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बुधवार की देर रात सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पिस्तौल, चीन निर्मित ग्रेनेड तथा गोलियां बरामद की गई हैं। पकड़े गए दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि लश्कर के लिए हाइब्रिड आतंकी तथा ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में वो काम करते हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर बोटिंग गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। दोनों को संदिग्ध हरकत करते देख हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक पिस्तौल, मैगजीन, 8 गोलियां, हैंड ग्रेनेड आदि समेत तमाम सामान बरामद किया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज वृक्षारोपण अभियान को हरी झंडी दिखाई है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भाजपा ने सेवा पखवाड़ा मनाने का तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से और पंडित दीनदयाल जी की जयंती के अवसर को पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का पूरे देश में तय किया। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में सेवा ये राजनीति का एक बड़ा आयाम है, इसको देने का काम किया है। चाहे वृक्षारोपण का कार्य हो, चाहे रक्तदान का कार्य हो, चाहे स्वच्छता अभियान का कार्य हो, चाहे महिलाओं के सम्मान के विषयों को लेकर करने वाले कार्य हो, इन सब सामाजिक कुरीतियों और इन सब सामाजिक चुनौतियों और समस्याओं से रचनात्मक रूप से हम क्या कार्यक्रम अपना सकते हैं, रचनात्मक रूप से हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा का उद्देश्य है। और देखते हैं व्यापार जगत में क्या है आज की बड़ी खबरें।
अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को प्रमुख ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार 0.75% की वृद्धि की है। फेडरल रिजर्व की ब्याज दर अब 3 से 3.25% के दायरे में पहुंच गई है। यह 2008 की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा ब्याज दर है। फेडरल रिजर्व के इस कदम से मध्य अवधि का कर्ज महंगा होगा, जिससे उपभोक्ता और कारोबारी कर्ज प्रभावित होगा। साथ ही फेडरल रिजर्व ने आने वाले समय में भी ब्याज में बड़ी वृद्धि का संकेत दिया है। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष के अंत तक ब्याज दर 4.4% और अगले वर्ष 4.6% तक पहुंच सकती है। बैंक अधिकारियों का अनुमान है कि इस वर्ष अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सिर्फ 0.2% की वृद्धि होगी। यह 3 माह पहले 1.7% वृद्धि के अनुमान से काफी कम है। अमेरिकी अधिकारियों ने 2023 से 2025 तक आर्थिक वृद्धि दर 2% से कम रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली में आयोजित पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के 9वें वार्षिक फोरम में केंद्रीय रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन टेलीकॉम क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर बनाने का है। Prime Minister's vision on telecom is that he says telecom is a globally benchmarked industry. Telecom is not which is telecom of India is different from telecom of UK or telecom of US. Telecom is something in which always there is a global standard. Why can't we have a regulatory framework which is in tune with the global things? So we started looking at what are the issues that we are facing. The first fundamental set of reforms which Prime Minister approved in September last year was a series of structural reforms, a series of procedural reforms, and an element of removing the stress in the industry. That has gone very well. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। इसमें 104.99 मिलियन टन चावल, 36.56 मिलियन टन पोषक मोटे अनाज, रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन मक्का, 8.37 मिलियन टन दलहन, 3.89 मिलियन टन तूर और 23.57 मिलियन टन तिलहन की अनुमानित फसल शामिल है। वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन विगत 5 वर्षों से औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है। वैश्विक संकेतों की वजह से भारत में भी शेयर बाजारों पर दबाव देखा जा रहा है। सेंसेक्स करीब 500 अंक तक नीचे गिरा और निफ्टी 140 अंक तक नीचे गिरा और 17,571 पर वो नजर आया। एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर बाकी सारे इंडेक्स नुकसान के साथ कारोबार करते देखे गए। सबसे ज्यादा गिरावट बैंक, पीएसयू, ऑयल एंड गैस सेक्टर में दर्ज की गई है। गिरने वाले शेयर्स रहे बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। डॉक्टर रेड्डीज लैब, आईटीसी, एचयूएल, आइशर मोटर्स में तेजी दर्ज की जा रही है। डॉलर इंडेक्स में तेजी की वजह से रुपए पर भी दबाव दिखाई दे रहा है। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर रुपया 80.28 पर खुला। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना के बाद डॉलर की मांग में तेजी देखी गई और ये कच्चे तेल के भाव अमेरिका के $83 प्रति बैरल पर है और ब्रेंट कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत में क्या है आज की बड़ी खबरें। और खेल की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आर्यन। और खेल के मैदान से अगर बड़ी खबर की बात करें तो सबसे बड़ी खबर इंग्लैंड से आई है, जहां पे भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज जो है वो 23 साल के बाद जीती है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर 88 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। साल 1999 के बाद से भारतीय महिला टीम की इंग्लैंड में यह पहली वनडे सीरीज जीत है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ कैंटबरी में खेला गया दूसरा मुकाबला 88 रनों से जीत लिया है। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम को इंग्लैंड की सरजमी पर 23 साल बाद वनडे सीरीज में जीत मिली है।
इससे पहले भारत को 1999 में अंजुम चोपड़ा की कप्तानी में 2-1 से जीत मिली थी। इसके साथ ही भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। इंग्लैंड में वनडे में सर्वाधिक बार द्विपक्षीय सीरीज जीतने के मामले में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। दोनों टीमों ने अंग्रेजों की धरती पर अभी तक 2-2 बार वनडे सीरीज जीती है। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने 1996 और 2007 में यहां द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार इंग्लैंड को उसी के घर में हराकर सीरीज पर कब्जा किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने साल 1987, 1998, 2001 और 2005 और 2019 में यह कारनामा किया था। मैच की बात करें तो दूसरे वनडे में भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 333 रन का विशाल स्कोर बनाया। महिला टीम का विदेशी सरजमी पर यह सबसे बड़ा स्कोर है। साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का वनडे में सबसे बड़ा स्कोर है। वनडे क्रिकेट में चौथी बार भारतीय टीम ने 300 का आंकड़ा पार किया। भारत ने मौजूदा वर्ष में 2 बार 300 का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ 317 रन बनाए थे। हरमनप्रीत कौर ने तूफानी पारी खेलते हुए 143 रन सिर्फ 111 रन पर बना दिए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 18 चौके और 4 छक्के निकले। ये वनडे क्रिकेट में उनका 5वां शतक रहा। वह इंग्लैंड में वनडे में शतक लगाने वाली एशिया की पहली कप्तान भी बनी। हरमनप्रीत ने इस दौरान 26 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दरअसल इससे पहले इंग्लैंड में मेजबान टीम के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की टैब हॉकली के नाम था, जिन्होंने साल 1996 में 117 रन बनाए थे। हरमनप्रीत के अलावा हरलीन देओल ने भी मैच में शानदार 58 रनों की पारी खेली। आखिरी 24 गेंद में टीम इंडिया ने 71 रन जोड़े। हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की जोड़ी ने छठे विकेट के लिए सिर्फ 24 गेंदों में 71 रनों की साझेदारी निभाई। वहीं हरमनप्रीत ने अपनी पारी की आखिरी 11 गेंदों में 43 रन बनाए। भारत के विशाल लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं हेमलता ने 2 जबकि दीप्ति सिंह और शेफाली वर्मा को 1-1 सफलता मिली। सीरीज का तीसरा व अंतिम मुकाबला 24 सितंबर को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। वाकई भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत। अब बात करते हैं नेशनल गेम्स की। नेशनल गेम्स के तहत गुजरात के सूरत में आयोजित हो रही टेबल टेनिस प्रतियोगिता में बुधवार को गुजरात की पुरुष टीम का वर्चस्व नजर आया, जहां टीम ने फाइनल मुकाबले में दिल्ली की टीम को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं इस मुकाबले की अगर बात करें तो गुजरात ने फाइनल मुकाबले को बगैर कोई सेट गंवाए अपने नाम किया। वहीं टेबल टेनिस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो जाहिर तौर पर गुजरात और पश्चिम बंगाल की टीमों के लिए ये बड़ी जीत रही। वरिष्ठ खेल प्रशासक अनिल खन्ना ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतरिम या कार्यकारी अध्यक्ष को मान्यता नहीं देने के 2 हफ्ते बाद दिया है। आईओसी ने 8 सितंबर को पत्र जारी कर कहा था कि दिसंबर तक आईओए के चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जाएं। चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो आईओए को निलंबित किया जा सकता है। गौरतलब है कि अनिल खन्ना ने नरेंद्र बत्रा को हटाए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम संभाला था। अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की, जहां नेशंस लीग में देर रात खेले गए एक मुकाबले में स्कॉटलैंड ने यूक्रेन को 3-0 से हरा दिया। मैच का पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद स्कॉटलैंड ने दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखाया। 70वें मिनट में जॉन मैगन ने स्कॉटलैंड के लिए पहला गोल किया। इसके बाद 80वें और 87वें मिनट में लिंडन डाइकेस ने 2 गोल कर स्कॉटिश टीम की जीत को सुनिश्चित कर दिया। यूक्रेन की ओर से कोई गोल देखने को नहीं मिला। तो आनंद, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत शुक्रिया गौरव इन खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। न्यूज़ लेंस की इस कड़ी में आज आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर और उसके निर्माण के लिए किसे जा रहे सरकार के प्रयासों के बारे में बात होगी। अब तक भारत चिप के लिए आयात पर निर्भर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास का वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य लेकर अब आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आज आपको भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से हम इस खबर के माध्यम से रूबरू कराते हैं। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक कहते हैं और इसका इस्तेमाल करंट को नियंत्रित करने में किया जाता है। अधिकतर सिलिकॉन से बनी सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल कार, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में होता है। इस छोटी सी चिप को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दिमाग भी कहते हैं। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर निर्माण में
ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका की कंपनियों का वर्चस्व है। अभी भारत सभी सेमीकंडक्टर चिप्स का आयात करता है। वर्तमान में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 24 अरब डॉलर का है। 2026 तक इसके 80 अरब डॉलर और 2030 तक 110 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बड़े उपभोक्ता देश के तौर पर भारत की आयात पर निर्भरता, देश में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। बीते वित्त वर्ष में करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर का हुआ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए सेमीकंडक्टर आयात एक बड़ा बोझ है। लाखों करोड़ रुपए का निवेश आएगा, रोजगार के लाखों नए अवसर खुलेंगे। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण एक बहुत ही जटिल और उच्च प्रौद्योगिकी वाला क्षेत्र है। अरबों डॉलर निवेश, लाखों लीटर स्वच्छ पानी, निर्बाध बिजली आपूर्ति, बहुत सारी भूमि और अत्यधिक कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के रूप में एक नोडल एजेंसी का गठन, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब निर्माण से जुड़ी सभी परियोजनाओं पर लागत की 50% वित्तीय सहायता, आर्थिक रियायत के लिए 65 nm से ज्यादा आकार वाले चिप्स भी योजना में शामिल है। गुजरात सरकार और वेदांत फॉक्सकॉन समूह के बीच सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का समझौता। इससे पहले दिसंबर 2021 में भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना के तहत 76,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला को ब्राउन फील्ड फैब के रूप में आधुनिकीकरण को मंजूरी मिली। भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकें जब सभी के लिए सुलभ होंगी तो सेमीकंडक्टर की मांग कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार के प्रयासों की बदौलत सेमीकंडक्टर की दुनिया में मेक इन इंडिया का सपना धरातल पर उतरता नजर आ रहा है। अब भारत के चिप टेकर से चिप मेकर की यात्रा शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान बारामती में पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात उन्होंने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करें। सीतारमण ने कहा कि यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं को अर्जुन की तरह मोहमाया त्याग कर चुनावी मैदान में आना होगा। उन्होंने कहा कि जो अमेठी में हुआ वह बारामती में भी हो सकता है और यहाँ के लोगों को इस बात से बिल्कुल भी भय नहीं होना चाहिए। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात यूक्रेन की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कल संयुक्त राष्ट्र में स्पेशल ट्रिब्यूनल की मांग की। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन क्षेत्रों की चोरी करने और हजारों लोगों को मारने के लिए रूस को उचित सजा देने की मांग करता है। उन्होंने सजा के रूप में वित्तीय दंड और सुरक्षा परिषद के वीटो की शक्ति को छीनने की भी मांग की है। रूस ने यूक्रेन में पकड़े गए 10 विदेशी कैदियों को सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मध्यस्थता में कल रिहा कर दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बताया कि रिहा किए गए कैदियों में अमेरिका, ब्रिटेन, क्रोएशिया, मोरक्को और स्वीडन के नागरिक शामिल हैं। इन कैदियों को रूस से हवाई जहाज के माध्यम से रियाद भेजा गया, जिसके बाद इन कैदियों को अपने अपने देश के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस द्वारा रिहा किए गए यूक्रेनी कमांडरों को संबोधित किया। जेलेंस्की ने टर्की से यह संबोधन दिया। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने बुधवार देर रात रूस पर नए प्रतिबंध तैयार करने और कीव में हथियारों की डिलीवरी बढ़ाने पर सहमति जताई है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि पुतिन की नई घोषणा घबराहट और हताशा को दर्शाती है। यूरोपीय संघ के मंत्री अगले महीने अपनी अगली औपचारिक बैठक करेंगे और तभी नए प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से तय किए जाने की संभावना है। रूस पर नए प्रतिबंधों के अलावा मंत्रियों ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। जोसेफ बोरेल ने प्रतिबंधों और यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने के बारे में और अधिक जानकारी देने से फिलहाल इनकार कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ क्रूर और बेवजह युद्ध करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों का शर्मनाक तरीके से उल्लंघन किया है।
इसके साथ ही उन्होंने रूस पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए गैर जिम्मेदाराना धमकियां देने का भी आरोप लगाया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका रूस के हमले के खिलाफ एकजुट होकर यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। अपने संबोधन के बाद बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच यूक्रेन अनाज निर्यात, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के बढ़ते स्तर समेत कई अन्य मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। इसके अलावा बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का आह्वान भी किया, जिससे परिषद भविष्य में आने वाली वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार हो सके। So that it can better respond to the needs of today's world. Members of the UN Security Council, including the United States, should consistently uphold and defend the UN Charter and refrain from the use of the veto, except in rare, extraordinary situations, to ensure that the Council remains credible and effective. That is also why the United States supports increasing the number of both permanent and non-permanent representatives of the Council. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कल न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने रूस के हजारों सैनिकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने रूस के इस कदम को कमजोरी का संकेत बताया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण विफल हो गया है। और खबर ईरान से। ईरान में हिजाब के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गया है। ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद से पूरे देश में सख्त हिजाब कानून को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ईरान में कल विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों के सदस्य समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अधिकारियों सूत्रों ने बताया है कि शनिवार को विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कुल 7 लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस हिरासत में हुई महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के विरोध प्रदर्शन सबसे पहले ईरान के कुर्दिस्तान से शुरू हुए, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन राजधानी तेहरान समेत तमाम बड़े शहरों में शुरू हो चुके हैं। तो दुनिया भर की इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।